कजान में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है। 5 सालों बाद दोनों देशों के बीच ये बायलैटरल पहला मौका है। ये 5 साल बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की औपचारिक मुलाकात हो रही है, बात हो रही है। अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात की। अब तो लगभग आधा घंटा हो चुका है, तो माना जा रहा है 10 मिनट और लग सकते हैं, जिसके बाद खबरों की बरसात शुरू हो जाएगी कि आखिर इस बैठक से क्या कुछ निकला। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इस बैठक के जरिए भारत और चीन सरहद पर अभी तक पेट्रोलिंग को लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो मतभेद थे उसको हम दरकिनार करके जो गलवान में 2020 में हुआ था जून के महीने में, उसके पहले की स्थिति में जहां तक भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर रहा था वहां तक की स्थिति बनेगी। अभी डिटेल्स क्या कुछ समझौते में होता है उसकी आनी बाकी है, लेकिन चाहे वो विदेश मंत्रालय हो या फिर भारतीय सेना के मुखिया, सबने ऐसा संदेश दिया है कि कोशिश ये है कि जो प्री 2020 यानी 2020 के पहले की स्थिति थी उसके लिए रोड मैप तैयार किया जा सके। आपको बता दें 21 दौर के कोर कमांडर्स की बैठक भी लगातार होती रही है, जिसके जरिए जमीन पर स्तर को, परिस्थिति को सामान्य बनाने की कोशिशें होती रही हैं। और ये सब कुछ एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा था, जिसमें ब्रिक्स सम्मेलन के पहले खबर आई कि दोनों देशों के बीच समझौता मुमकिन है और फिर इस पर मुहर लगाई देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और इसी के साथ साथ सेना प्रमुख ने भी कहा। अब ये द्विपक्षीय बातचीत हो रही है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच न सिर्फ सीमा सुरक्षा बल्कि इसके साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों नेताओं की बात, मुलाकात इस पर संकेत है कि दोनों देशों के रिश्ते एक बार फिर से सुधर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि 2020 से पहले भी दोनों नेताओं के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे, कई बार बातचीत हुई थी, लेकिन गलवान में अचानक हिंसा हुई और फिर तनाव बढ़ता चला गया। एक बार फिर तस्वीर बदली है, लेकिन सवाल ये कि दोस्ती की वारंटी से भरोसे की कितनी गारंटी है। एक वक्त था जब हिंदुस्तान ने पड़ोसी मुल्क की भूमिका पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई थी। दोनों नेताओं के बीच कई बार मुलाकातें हुई थी और द्विपक्षीय बातचीत भी हुई थी। लेकिन मई 2020 में गलवान की झड़प ने दोनों देशों के रिश्तों को रक्त रंजित कर दिया। मुलाकातें बंद हो गई, बातचीत का सिलसिला थम गया। अब एक बार फिर शुरुआत हुई, लेकिन पीएम मोदी ने इशारों में संकेत दे दिया कि कोई एक ताकत दुनिया की दिशा और दशा तय नहीं कर सकता। भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। तो क्या भारत और चीन के बीच सुधरते रिश्ते के पीछे पुतिन तो नहीं? इस सवाल का जवाब पक्के तौर पर नहीं दिया जा सकता, लेकिन तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्रिक्स समिट के दौरान डिनर का आयोजन किया गया। डिनर पर ही म्यूजिकल शो भी था। जब भी इस तरह के वैश्विक आयोजन होते हैं तो इसमें बारीक सी बारीक चीजों का ध्यान रखा जाता है। प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाता है। कौन नेता कहां बैठेगा, किस तरफ बैठेगा, इन सब बातों को बहुत ही बारीकी से परखा जाता है। डिनर के दौरान बीच में राष्ट्रपति पुतिन बैठे हुए हैं। उनके एक तरफ पीएम मोदी और दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बैठे हुए हैं। हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात और द्विपक्षीय बातचीत से संकेत मिले तो रिश्तों में सुधार के सबूत भी मिले। बातचीत से 2 दिन पहले दोनों देश अहम समझौते तक पहुंचे। दोनों देशों के बीच एलएसी पर चल रहा सैन्य गतिरोध खत्म हो गया। लेकिन सवाल यही है कि जिस चीन ने 1965 से लेकर डोकलाम और गलवान तक बार बार भरोसा तोड़ा है, उस पर भारत आगे कैसे और कितना यकीन कर पाएगा? शायद 8 ऐसी जगह थी जहां पे घुसपैठ हुई थी। क्या चीन की जो फौज है पीएलए उन सारे इलाकों से वापस चली गई है? ये जो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स की बात हो रही है, उसके बाद वो जो 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पे कथित तौर पे हमारे सुरक्षा बल नहीं जा पा रहे थे, क्या अब वो जाने में
सक्षम रहेंगे। जनता चाहती है सुरक्षा के मामले में राजनीति ना हो। जनता जो है एक रूप से मानती है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुरक्षा को लेके, भारत के हितों को लेके बिना आंख झुकाए, जैसे मोदी जी ने 14 में कहा था, आंख मिला के रिश्ते बनाए हैं सब देशों के साथ, और विश्व में भारत का वर्चस्व बढ़ा है। ये सब चीजें सबके सामने अब कांग्रेस को सोचना है कि किस तरफ उनको खड़ा होना है। भारत अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। दूसरी तरफ चीन को आज की वास्तविकता समझ आ रही है। कनाडा ने कल ही उसके स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों पर 25% आयात शुल्क लगा दिया है। अमेरिका में ट्रंप आए तो अमेरिका भी ऐसा ही कदम उठाएगा। चीन की विकास दर भी धीमी पड़ गई है। ऐसे में पड़ोसियों से झगड़ने के बजाय चीन को उनसे रिश्ते बेहतर करने की जरूरत समझ आ रही है। आज तक ब्यूरो। शहजाद पूनावाला जी, एक सवाल जो तमाम विशेषज्ञ भी उठा रहे हैं कि भारत आज एक स्थिति में है जहां पर पूरा विश्व उसका सम्मान करता है, लेकिन चीन हमेशा एक ऐसा मुल्क रहेगा जिसको सब शक की निगाह से देखेंगे। ऐसे में जब हम इस समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, ये द्विपक्षीय हम 5 साल बाद कर रहे हैं, हम भरोसा कर सकते हैं क्या चीन पर? अंजना जी, भरोसे में और पंचशील वाले अंध आशावाद में बहुत अंतर है। उस समय अंध आशावाद में, पंचशील में जो गलतियां भारत उस समय करता था, मोदी का भारत या नया भारत उन गलतियों को नहीं करता। और उसका जो रिस्पांस का टेम्पलेट है, आप 26/11 की तुलना में उरी देख लीजिए, टेम्पलेट ऑफ रिस्पांस भी बहुत अलग है। आज की चर्चा उस परिप्रेक्ष्य में होती है जब भारत विश्वास, विश्वसनीयता, विकास, विरासत, विज्ञान और वार्ता और विविधता का एक ऐसा अनोखा प्रतीक बना है कि एक कटी और बटी दुनिया में प्रभु श्री राम का जैसे सेतु ने मां सीता को वापस लाने में समर्थन दिया था, वैसे भारत एक सेतु बना है बटी और कटी दुनिया में। मैं आपको उदाहरण गिनाता हूं। मोदी जी को वैसे चाय वाला बोलकर इकोसिस्टम ने बहुत उनका मजाक मखौल उड़ाया, पर ये वो मोदी है जो ब्रिक्स की समिट में भी बैठता है, जो एससीओ की समिट में भी भारत की शामिलियत कराता है और जो क्वाड में भी बैठता है। ये वो मोदी है जिसके फैन राष्ट्रपति बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भी है, और पुतिन भी बोलता है कि भारत के हितों से ये मोदी कभी समझौता नहीं करता। ये वो मोदी है जो पुतिन को आंख में आंख मिलाकर बोलता है कि ये युद्ध का नहीं मेरे मित्र पुतिन, ये आज बुद्ध का जमाना है। और जेलेंस्की और यूरोप को भी हम बोलते हैं कि यूरोप ही मात्र पूरी दुनिया नहीं है, हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के हक में हैं। हम इजराइल के साथ आतंकवादी घटना होती है तो साथ में खड़े हैं उन बच्चों के साथ, उन माओं के साथ, पर हम इजराइल के नेतन्याहू जी से यह भी कहते हैं कि जो निर्दोष लोग हैं फिलिस्तीन में, उनकी जान नहीं ली जा सकती। और हम फिलिस्तीन के साथ जो प्रिंसिपल पर है उस पर भी खड़े रहते हैं। ईरान से भी हमारी बातचीत होती है, हम रशिया से तेल भी खरीदते हैं, हम अमेरिका से ड्रोन भी खरीदते हैं, रशिया हमें S-400 भी देता है, अमेरिका हमारे साथ खड़ा भी होता है जब कठिन मुश्किल इश्यूज होते हैं। ये आज इस परिप्रेक्ष्य में 10 सेकंड और लेकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पर एक चीज है, देखिए मैं तो मुसलमान हूं, परंतु महाभारत में एक प्रसंग है, पंचाधिक वयम पंचाधिक शतम, मतलब पांडव और कौरव, मतलब तहसीन और शहजाद एक दूसरे के खिलाफ बहुत लड़ते हैं, पर जब चुनौती एक्सटर्नल होती है तब तहसीन और शहजाद मतलब पांडव और कौरव भी एक साथ हो जाते हैं। यह हमारे देश की प्रथा रही है, इसलिए वाजपेयी जी यूनाइटेड नेशन जाकर कश्मीर का पक्ष रखे थे। पर कांग्रेस आज राष्ट्र नीति के मुद्दों पर भी राजनीति करेगी, और वो कांग्रेस जिसने टिया पंगनक, डूम चैली, आरसेप में जाकर हमारे हितों का सौदा, डोकलाम में किस प्रकार से धोखा दिया, कोको आइलैंड, काबो आइलैंड, कच्चा थीवू, ये सब देने के बाद और अक्साई चीन देने के बाद, और अक्साई चीन पर क्या बोला था नेहरू जी ने कि वहां पर एक टुकड़ी घास नहीं उगती तो दे देते, तो कांग्रेस के एक सांसद ने खड़े होकर कहा कि नेहरू जी आपके सिर पर बाल नहीं उगते तो वो भी दे दे क्या? तो मुझे लगता है कि ऐसी कांग्रेस जो राष्ट्रहित के मुद्दों पर राजनीति करती है, इलान ओमर के साथ खड़ी हो जाती है, पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ के साथ खड़ी हो जाती है, भारत के हितों का समझौता करती है, और सेना पर भरोसा नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल। ऐसी कांग्रेस को आज समझना चाहिए कि पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है, कांग्रेस किसी और कोने में खड़ी हुई है। ठीक है, आलोक शर्मा जी, आपकी पार्टी की नियत पर वो सवाल पूछ रहे हैं और जाहिर तौर पर उन्होंने पंडित नेहरू तक पूरी कहानी को वो ले गए हैं, तो उसका आप जवाब देना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी इस समझौते को किस तरह से देखती है? क्योंकि चीन एक सच्चाई है भारत की, जिसके साथ डील करना एक चैलेंज हमेशा रहा है और उस चैलेंज को स्वीकारना पड़ेगा ही।
देखिए, मुझे लगता है कि बात चीन पर हो रही थी, महाभारत, प्रभु राम और अमेरिका और ड्रोन और पता नहीं कहां कहां तक बात चली गई। मुझे लगता है मुद्दे पर बात होनी चाहिए। आज जो बात हो रही है, चाइना के साथ एग्रीमेंट हो गया है, डिसएंगेजमेंट का हो गया है, ये बताता है कि किस तरह से इस सरकार ने झूठ और कंप्लीटली एक फेल विदेश नीति को चलाया है। आज देश के सामने ये चीज क्लियर हो गई है कि 20 जून 2020 को मोदी जी ने देश के सामने झूठ बोला था। 20 जून के सामने 19 जून को जो बोला गया था वो पूरी तरह से झूठ था, और अगर वो झूठ नहीं था तो आज ये एग्रीमेंट क्यों हो रहा है, 21 दौर की बातचीत क्यों हो रही है। और अगर उसके बाद भी देखें हम तो 3 बार इनके साथ एग्रीमेंट की बात और पूरी चेस्ट थंपिंग जिस तरह के बीजेपी के प्रवक्ता अभी कर रहे थे, इसी तरह की हुई है। 2017 में ब्रिक्स से पहले डोकलाम के ऊपर पूरी बीजेपी ने चेस्ट थंपिंग की कि पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद डोकलाम का हुआ क्यों? क्योंकि ब्रिक्स समिट था 2017 में। एससीओ समिट से पहले गलवान पर 2022 में हमने पता नहीं क्या कर दिया, और अब एलएसी के ऊपर क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन दोबारा से 2024 में कजान में है, तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि विदेश नीति भी मोदी जी के विदेश के दौरों से ही जुड़ी हुई है, अपने हितों से नहीं। दुर्भाग्य ये है कि जब से ये लोग आए हैं, आज भी कहा जा रहा है कि रोड मैप तैयार करेंगे। क्या क्या हुआ है अभी देश को नहीं पता है। कहां कहां से कौन कौन से पेट्रोलिंग पॉइंट से हटेंगे नहीं हटेंगे अभी तक नहीं पता है। मोदी जी ने पहले भी शहादत का अपमान किया था और संसद पे चर्चा करने से सरकार भाग गई थी। तमाम आवाजों को दबाया गया था, चाहे वो लद्दाख की कॉर्पोरेटर रही हो जिसने साफ तौर पर कहा कि हमारे जो ग्रेजिंग एरियाज हैं उनको चाइना ने कब्जा लिया है, चाहे वो तापिर गांव सांसद रहे हो जिन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर जिस तरह से सरकार की पोल खोली थी। इनका एक मॉडल है, डिनाई कीजिए कि हुआ ही नहीं है कुछ भी साहब, फिर उसको डिस्ट्रैक्ट कीजिए कि ऐसा था, कांग्रेस ऐसी थी, पंडित नेहरू ऐसे थे। भाई 1962 में लड़ाई लड़ी, हम हार गए। हारे तो तभी ना चाइना ने कब्जाया। हमने ऐसा तो नहीं कि चाइना को जाकर दे दी थी लैंड। लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, उसने हमारे साथ धोखा किया। फिर उसके बाद तीसरा आता है, डिस्ट्रैक्ट करने के बाद झूठ बोलो, उसके बाद झूठ बोलना शुरू कर दो। डिफेंस की वेबसाइट से हटा दो, चाइना में जो हमारे एम्बेसडर हैं उनकी स्टेटमेंट को हटा दो, उनके ट्वीट को, डिफेंस मिनिस्टर के राजनाथ जी के ट्वीट को हटा दो, फिर उसको जस्टिफाई करने बैठ जाओ। ये चौथी स्टेज आज कर रहे हैं। पूरे इंडिया के चारों तरफ विदेश नीति के मामले में पूरी सरकार फेल रही है। 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे 65 में से, जिस पर चाइना ने हमारी पेट्रोलिंग बंद की। अब बात आती है भरोसे की। हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आज का विषय यह है कि क्या मोदी जी की सरकार पे भरोसा कर सकते हैं? जो सरकार ये कहती है कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है इसलिए हम उससे युद्ध नहीं करेंगे। क्या मोदी जी की विदेश नीति पर, क्या मोदी जी के शब्दों पर देश भरोसा कर सकता है? आज विषय ये है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, अब जितने एक्सपर्ट्स हैं उसके बाद शहजाद जी मैं आपके पास आऊंगी। शहजाद जी आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रह्म चेलानी जी आपकी क्या राय? आपने दोनों राजनीतिक पार्टियों को आपने सुन लिया है, लेकिन ब्रह्म चेलानी साहब, क्या भारत के नजरिए से जब हम देखें ब्रिक्स में एक हमने देखा कि चाहे वो रशिया, इंडिया, चाइना हो, ये जो ट्रॉयका है वो भी एक पावरफुल पोजीशन इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहा है, और उसी के एक्सटेंशन के तौर पर, हालांकि उसकी उस ट्रॉयका की बैठकें नहीं हुई है लंबे वक्त से, लेकिन उसके बाद ये बायलैटरल रशिया में कजान में होना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अंजना, ये बायलैटरल शी जिनपिंग और मोदी के बीच इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5 साल के बाद ये इस तरह का फॉर्मल बायलैटरल हो रहा है। जो पिछला बायलैटरल हुआ था इस तरह का फॉर्मल, वो मोदी ने होस्ट किया था चेन्नई में, तो 2019 में। तो इस तरह का बायलैटरल होना, इससे साफ जाहिर है कि दोनों देश चाहते हैं कि जो बॉर्डर टेंशन्स हैं, बॉर्डर क्राइसिस, वो घटे, टेंशन रिड्यूस हों, और जो अग्रीमेंट दोनों ने अनाउंस किया है वो अग्रीमेंट एक छोटा सा स्टेप है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होगा डिसएंगेजमेंट का, उसके बाद फिर डी एस्केलेशन होगा, फिर जो दोनों साइड्स ने बहुत सारे ट्रूप्स लगाए हुए हैं फ्रंटियर पर उनको हटाने के लिए डी इंडक्शन होगा। तो ये लंबा प्रोसेस होगा, कई महीने लगेंगे इसमें। इस समय तो सिर्फ इस समय बातचीत हो रही है कि किस तरह से डिसएंगेजमेंट होगा, और पेट्रोलिंग के बारे में भी इस समय बात हो रही है। मगर जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों देश इस समय चाहते हैं कि जो तनाव है वो घट जाए। तो
एक पॉजिटिव स्टेप है, मगर इसको ब्रेक थ्रू मानना इस समय उचित नहीं होगा, क्योंकि जब हमने देखा है पीछे पास्ट में, जैसे 2017 में डोकलाम में डिसएंगेजमेंट हुआ था। डिसएंगेजमेंट के बाद कुछ हफ्ते के अंदर चीन ने अपनी सेना भेज के डोकलाम को कैप्चर कर लिया। तो इस तरह का धोखा जिस तरह से चीन ने दिया 2017 में, उस तरह का धोखा दोबारा ना दे भारत को। तो भारत हैज टू बी वेरी विजिलेंट। बिल्कुल। अब मुझे नहीं लगता कि अशोक जी हम लोग उनकी बात से इससे ज्यादा सहमत हो सकते हैं, क्योंकि एक एक बिंदु सही है। जब जब कोई समझौते की सूरत बनी है, उसके बाद से कुछ ना कुछ तरीके से शी जिनपिंग या उसके पहले भी जो लोग वहां पर रहे थे, 2013 की भी आप देखिए पीएम यहां पर आए और उसके बाद हुआ, तो एक उनका पैटर्न है चीन का। लेकिन क्या इस समझौते के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि ब्रिक्स के साइडलाइंस पर उसके पहले समझौते का आह्वान होता है, उसके बाद वहां पर ये बायलैटरल हो रहा है। और मुझे लगता है कि शी जिनपिंग की क्रेडिबिलिटी अगर हम देखें इंडो चाइना में, तो कम से कम लोएस्ट पर ही चल रही है। अशोक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंजना जी, बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, अभी जिक्र किया गया है डोकलाम का, अभी जिक्र किया गया है अभी गलवान में जो हुआ है। तो मैं देखिए आपको बताना चाहूँगा, डोकलाम में 72 दिन तक भारत चीन के विरुद्ध खड़ा रहा। वहां पर वो भूटान में आया था, वो भारत की धरती भी नहीं थी, भूटान में आया था, परंतु भारत ने देखा जो हमारे सामने, ये 2017 की बात है, 2017 की बात है, जून में ये शुरुआत हुई उसमें। और भारत ने अपने सामरिक हितों को, क्योंकि उसने देखा उसको इम्पैक्ट हो रहा है, तो भारत वहां पर जाकर अपनी सेना लेकर खड़ा हुआ और फिर 72 दिन तक ये चला। हाँ। और उसके बाद 4 सितंबर को, अगर मेरी याददाश्त ठीक मुझे बताती है, 4 सितंबर को शामिन में ब्रिक्स का समिट होना था और प्रधानमंत्री मोदी का एक उनको संदेश गया, जो जब अगर ये सॉल्व नहीं होता है, अगर इसका समस्या का आप हल नहीं निकालते हैं, तो वो शामिन समिट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और वो वहां पर शी जिनपिंग के लिए बहुत ही उनका, जिसे कहा जाए फेस सेविंग के लिए बहुत ही हानिकारक होता, तो उन्होंने 28 अगस्त को वहां पर उसको रिजॉल्व कर लिया। 28 अगस्त को रिजॉल्व हुआ और फिर 3 से 5 सितंबर को वहां ब्रिक्स की बैठक मुलाकात। हाँ। और वही बात हालात यहां पर भी हुए हैं, क्योंकि देखिए चीन पिछले मेरे विचार से 2 साल से ये प्रयास करता रहा है भारत को बताने का, जो आप देखिए वहां पर बॉर्डर पर सिचुएशन स्टेबल है, बॉर्डर पर सिचुएशन नॉर्मल है, हमें बॉर्डर की जो सिचुएशन है उसको एक अलग रखकर अपने और जो संबंध हैं उनको आगे ले जाना चाहिए। भारत ने कहा जब तक शांति और स्थिरता नहीं बनेगी बॉर्डर पर, तब तक बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता। तो यहां पर जब ये वाला संदेश शी जिनपिंग को और चीन को अच्छी तरीके से गया, तभी उन्होंने माना जो ये पहले के जो डेप्सांग और डेमचोक में पेट्रोलिंग जो नहीं होती थी, वहां पर वो माने। तो मैं समझता हूं डोकलाम में भी चीन को झुकना पड़ा, यहां पर भी चीन को झुकना पड़ा है, जिससे कि दोनों की ये मुलाकात हो रही है। आखिरी बात अंजना जी मैं इसमें ये कहूंगा, जो देखिए वहां पर उन्होंने 2017 के बाद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनाया। हाँ। वहां पर उस डोकलाम के क्षेत्र में, हाँ। अपने क्षेत्र में, यहां पर पिछले कुछ सालों में हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बनाया है, जो अगर ये नहीं होता, गलवान का हादसा नहीं होता, तो जितना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, पुल बनाए हैं, टनल्स बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, एयर फील्ड्स बनाई हैं। न्योमा का एयरबेस हम दिखा रहे हैं, आपने जैसे जिक्र की, तस्वीरें सामने आ गई, हमारे सहयोगी अशरफ वहां पर पहुंचे थे और न्योमा हाईएस्ट एयरफील्ड जो भारत ने निर्माण किया है, और वहां की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक इस वक्त हमारे साथ आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। जनरल मलिक, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितने लोग हैं भारत के नजरिए से, ये बायलैटरल हर कोई एक शंका के साथ देख रहा है। सबसे पहले तो जनरल वीपी मलिक इसे किस तरह से देखते हैं, इस बायलैटरल को, जो भारत के भी आर्मी चीफ ने वापस पेट्रोलिंग शुरू हम करेंगे, उसका एक रोड मैप बन रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और जो सबसे बड़ा प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर आप इस बताने की स्थिति में हो, कि क्या जो बफर जोन क्रिएट किया गया था और फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी, क्या वहां तक पेट्रोलिंग के लिए रोड मैप बनाने की तैयारी होगी? जितना कुछ आप बता सके इस पर। जय हिंद। पहले तो
जय हिंद। देखिए, आजकल के जो दुनिया में हालात हैं, चाहे वो यूरोप में हैं या वेस्ट एशिया में हैं, ईस्ट एशिया में है और हमारे अपने बॉर्डर के ऊपर भी हैं, इन सबको देखते हुए पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मीटिंग हो रही है ये सही बात है, अच्छी बात है। चाहे वो छोटा कदम है पर वो बहुत इम्पोर्टेंट कदम है और इससे हमको बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, इसमें यूफोरिया नहीं आना चाहिए। लेकिन जो भी बातचीत पॉलिटिकल डायरेक्शन होंगी तो वो उसको सुलझाने के लिए होंगी और डिटेल्स जो हैं वो बाद में मेरे ख्याल में आर्मीज को एक आपस में करना पड़ेगा। और उसमें दो चीज़ें आती हैं। पहली तो जो आपने बताया है बफर जोन का, वो इस वक्त हमारे फेवर में नहीं है क्योंकि वो पहले हमारी ज़मीन थी, हम वहाँ पर पेट्रोलिंग करते थे। अब वो बफर जोन बन गया है तो पेट्रोलिंग नहीं हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो डेप्सांग और डेमचौक के इलाके में जो हमको पेट्रोलिंग नहीं करने देते थे, खासकर डेप्सांग के इलाके में कई पेट्रोलिंग पॉइंट है, वहां पर हम जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक बॉटलनेक एरिया के अंदर वहां पर ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो वहां से हटेंगे और ताकि हम जो पुराने पेट्रोलिंग पॉइंट हैं 10, 11, 12, 13 इन जगह पर हम फिर पेट्रोलिंग कर सकें। और जो हमारे ग्रेजियर्स हैं, जो हमारे ग्रेजियर्स हैं वो पुरानी ग्रेजिंग ग्राउंड के ऊपर जा सके, उनको भी अभी तकलीफ है, वो नहीं जा पाते हैं। तो ये एक छोटा कदम है और बड़ी जनरली इसमें स्टेटमेंट मिलेगी, लेकिन इसके ऊपर बहुत आगे काम करने की जरूरत पड़ेगी। अब सेना के नजरिए से भी अगला प्रश्न है और उस प्रश्न में एक हिस्सा राजनीतिक भी है। सेना के नजरिए से क्या कुछ बातचीत को आगे रोड मैप बनता हुआ आप देख रहे हैं? किस तरह से एक्ट करना चाहिए आर्मी को अगर ये रोड मैप बनाना है तो? क्योंकि 21 बार कोर कमांडर स्तर की बैठकें हो चुकी हैं सर पेट्रोलिंग रिज्यूम करने के लिए। दूसरा प्रश्न, राजनीतिक रूप से मौजूदा डिस्पेंसेशन को बार बार इस मुद्दे पर घेरा जा रहा है। जो परिस्थिति वहां पर बनी, चाहे वो पोस्ट गलवान हो या फिर पोस्ट डोकलाम हो, उस पर आप क्या कहेंगे? दो प्रश्न। देखिए, पहली बात तो ये है कि आजकल के ये जो हालात हैं इसमें हमारे मल्टी डोमेन डिसीजन होते हैं। इसका मतलब यह है कि पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट अकेले में नहीं करें, उनको साथ साथ में आर्मी को लेके चलना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो अभी डिसीजन लिया है, अभी तक जो लिया है, जिसके बारे में हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी कह चुके हैं और फॉरेन सेक्रेटरी भी कह चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उसके बीच में आर्मी शामिल होगी। अगर नहीं हुई है तो आगे ऐसे डिसीजन लेने से पहले आर्मी को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। और अगर हम उनको कंसल्ट नहीं करेंगे तो आर्मी की अपनी बातचीत जो है बाद में जो होती है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो आगे नहीं चल पाएगी। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि जब डिसीजन लिया जाए पॉलिटिकल लेवल के ऊपर या ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर, उसके बीच में जो इनपुट्स हैं आर्मी की और उनसे कंसल्टेशन पहले हो जाना चाहिए। चीन की जो मीडिया, एक आखिरी प्रश्न है सर आपसे, वहां पर रूस के रोल को लेकर बहुत माहौल बनाया जा रहा है कि रूस पीस मेकर प्ले कर रहा है। रूस के ही बेहस पर इस ट्रॉयका को, जिसमें RIC जिसे कहते हैं रशिया, इंडिया, चाइना, इसको ताकतवर बनाने की कोशिश है, क्योंकि अगर उनको एक बहुत बड़ा लिवरेज पॉइंट चाहिए विश्व में, इस धुरी में अमेरिका को काउंटर करने के लिए, तो रूस की बहुत बड़ी भूमिका है। रूस इसे फ्यूल कर रहा है। PM मोदी का ये रूस को गिफ्ट है क्योंकि जो जितने भी प्लानिंग्स इन तीन देशों के बीच में है वो सब ठप पड़ जा रहा है भारत और चीन के बीच के तनाव की वजह से। इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि रूस का इसमें बड़ा रोल है और इसमें कोई शक नहीं है कि रूस की वजह से ही ये मीटिंग हो पाई है जो अभी आज हुई है। और रूस नहीं चाहेगा कि हमारे और चीन के बीच में टेंशन हो। ये तस्वीरें आ गई है, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो गई है और उसकी तस्वीरें आने लगी हैं। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी टीम के साथ एक तरफ, सामने शी जिनपिंग। ये 21वां बैठक है दोनों के बीच में, 21वीं बैठक जो हो रही है। इससे पहले दोनों राष्ट्राध्यक्ष 20 बार मिल चुके हैं अलग अलग जगहों पर। PM मोदी खुद 9 बार चीन का दौरा कर चुके हैं और एक कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज वहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर जब राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत होती है और खास तौर पर दो ऐसे देश जहां पर रिश्ते तनावपूर्ण हो,
तो चेहरों को और चेहरे की लकीरों को पढ़ने की बड़ी कोशिशें होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब तक कई बार 9 बार लगभग चीन का दौरा कर चुके हैं। 4 बार गुजरात के सीएम रहते हुए 5 बार पीएम के तौर पर जा चुके हैं। पिछले 10 साल में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की 20 बार मुलाकात हुई है। इस द्विपक्षीय बातचीत पर नजर है और ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में कई बार अनौपचारिक मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन ये मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। और जैसा हमने आपको बताया था, लगभग मुझे लगता है 5:32 पर अशोक जी शुरू हुई थी। 5:32 पर शुरू हुई थी और 6:25 पर अगर खबर खत्म होने की बात आ रही है तो ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 45 से 50 मिनट ये बातचीत चली है। आधे 1 घंटे के आसपास की मीटिंग चली है, ऐसी खबर आ रही है। और ये मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। माना जा रहा है कि बॉर्डर पर वापस पेट्रोलिंग रिज्यूम करना जाहिर तौर पर भारत की तरफ से सबसे बड़ा कंसर्न। तो दोनों देशों के बीच में रिश्तों को कैसे आगे ले जाना, इस पर भी चर्चा हुई है। 21वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की ये मुलाकात। अगर आप देखें तो भारत और चीन के रिश्तों के कई डायनामिक्स हैं। एक तो वो है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आप देखते हैं, जिसको लेकर एक संघर्षपूर्ण स्थिति दोनों देशों के बीच में बनी हुई है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो व्यापार के क्षेत्र में अमेरिका के बाद चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आइए आपको सुना देते हैं वहां पर क्या बातचीत हुई। To shoulder our international responsibility, set an example for boosting the strength and unity of the developing countries, and to contribute to promoting multipolarization and democracy in international relations. 我愿同总理先生就两国关系和共同关心的问题交换意见。 Mr. Prime Minister, I'm prepared to exchange views with Your Excellency on our bilateral relationship and issues of mutual interest. एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है भारत चीन के संबंध वैश्विक शांति के लिए जरूरी हैं। खुले मन से बातचीत के लिए हम आए हैं और खुले मन से बातचीत करेंगे। ये एक बहुत बड़ा संदेश है भारत की तरफ से। देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेकों मंच से चीन की विस्तारवाद नीति के खिलाफ स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कही है, लेकिन जब आज टेबल पर आमने सामने है तो खुले मन से हम बात करेंगे। सीमा पर मुद्दों को लेकर सहमति का स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत चीन के संबंध वैश्विक शांति के लिए जरूरी है, ये भी समझाया है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री सीमा पर मुद्दों को लेकर जो सहमति बनी है उसकी भी आज चर्चा कर रहे हैं और उस सहमति का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि भारत की जो आज सोच है, उसका जो नजरिया है, विश्व के तमाम देशों से मिलकर आगे बढ़ने का तरीका है, उसमें कुछ चीजें बहुत स्पष्ट है कि भारत जब हाथ बढ़ाता है और ये कोशिश करता है कि रिश्ते बेहतर हो, तो वो खुले मन से एक कोशिश करता है। आइए आपको सुना देते हैं पीएम ने क्या कहा। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए।
म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। हमारी प्राथमिकता है और भारत चीन के संबंध वैश्विक शांति के लिए जरूरी है और सकारात्मक आउटकम इसका होगा। इसकी जो परिणति होगी, इसका जो अंत होगा वो सकारात्मक होगा। इस बातचीत का आउटकम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है और एक साफ संदेश। वहीं अगर आप चीनी राष्ट्रपति के भी संदेश को सुने तो उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत अच्छी होगी और इस तरफ पहल के लिए उन्होंने भी स्वागत किया। लेकिन सीमा मुद्दे पर सहमति को लेकर प्रधानमंत्री ने एक सकारात्मक रुख अपने शुरुआती कमेंट्स में यहां पर रखा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। आइए आपको एक बार फिर से उन मेहमानों से एक प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। मुझे लगता है छोटी छोटी प्रतिक्रिया सबसे लेंगे तो हमारे पास वक्त रहेगा सबसे बातचीत करने का। तमाम मेहमान एक बार दिखा दें जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वीनस उपाध्याय। जल्दी से एक कमेंट आपसे। I think it shows a confident standing from India's point of view। आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो कि मैसेज बार बार हम दे रहे हैं, ये कोई एब्सोल्यूट सॉल्यूशन नहीं है to the border problem। It's about diplomacy। The talks are the talks are diplomatic talks। So I think it's a positive step forward। SCO से आने के बाद जयशंकर जी ने एक मैसेज दिया था और उन्होंने बोला था कि इंडिया चाइना, ये मंडे को मैसेज दिया था उन्होंने एक समिट पे। उन्होंने बोला था कि इंडिया चाइना का जो रिलेशन है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और उन्होंने बोला था कि वी आर राइजिंग, दे आर राइजिंग, वी आर ऑल्सो राइजिंग। सो आई थिंक ये जो इक्वल फुटिंग की एक इक्वेशन है, वो इक्वल फुटिंग की एक इक्वेशन इसमें उभर के आ रही है। मेरे अनुसार ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये जो मैसेजेस ब्रिक्स से आ रहे हैं उसके पीछे। प्रसून शर्मा जी, आप कैसे देखते हैं इसे और पीएम का संदेश? ये बहुत प्रबल और स्ट्रेट संदेश थे। भारत ने पिछले 5 सालों में पहले एक्शन से मैसेज दिया चाइना को। हमने पहले ग्लोबल नैरेटिव्स बनाया। अगर आप देखिए, पहले इंडिया ने जो चाइनीज ऐप या टेक्नोलॉजीज को जब बैन किया तो उस यूएस ने उनको फॉलो किया। सेकेंडली, हमने इंटरनल कैपेबिलिटीज हमारी बढ़ाई, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो। थर्डली, हमने मल्टीलैटरल फोरम्स को इनिशिएट किया और उसमें जैसे आप क्वाड देख लीजिए और उनके इनिशिएटिव्स में हमने रिसोर्सेज लाए। तो अब भारत ग्लोबल नैरेटिव शेपर हो गया है और ग्लोबल मल्टीलैटरल फोरम में एक रिस्पॉन्सिबल लीडर है। और ये हमारे देश का ही नेता है जो चीन के राष्ट्रपति के सामने बैठ के बोलता है कि जो हमारा बॉर्डर का मुद्दा है वो इम्पोर्टेंट है। वो रशिया के प्रेसिडेंट के सामने बोलता है कि वॉर सॉल्यूशन नहीं है। वो यूएस से डील करता है ड्रोन के लिए और वो यूरोप को भी ये मैसेज देता है कि सिर्फ आपकी प्रॉब्लम ही पूरे देश की प्रॉब्लम नहीं है। डेवलपिंग नेशंस के बारे में आप सोचिए। तो एक ये ब्रिक्स के साइडलाइन में हो रहा है। ब्रिक्स अब तकरीबन 45% ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्रुप हो चुका है पूरे विश्व का। उसमें भारत से एक अहम भूमिका निभा रहा है और बाकी जो नए देश भी उनके साथ जुड़े हैं वो भारत पे डिपेंडेंट है इस पूरे इकोसिस्टम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आशुतोष जी, आप इसको कैसे देखते हैं कि हर देश में हम सामने में बोल रहे हैं, हम पुतिन के सामने कह रहे हैं वॉर इज नॉट द एंड, वहीं दूसरी तरफ देखिए अंजना, इसमें महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि विदेश नीति के मसले पे जो टेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। एक सेकंड आपको टोक रही हूं, आप अपनी बात जरूर पूरी कीजिएगा। जनरल वीके सिंह इस वक्त लाइव हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। जनरल सिंह, हमने प्रधानमंत्री ने जो अपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा सकारात्मक बातचीत की हम उम्मीद करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बॉर्डर समस्या पर सहमति भारत की प्राथमिकता है और वो आगे बढ़नी चाहिए। आप किस तरह से देख रहे हैं इस ओपनिंग रिमार्क को और इस बायलैटरल को? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, जरा जोर से बोलिएगा। जनरल सिंह, आप इस द्विपक्षीय बातचीत को कैसे देखते हैं और पीएम ने सामने बैठकर शी जिनपिंग के सामने इस बात की चर्चा की कि बॉर्डर पर सहमति बनना जरूरी है? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि राजनयिक
जितने भी प्रयास हुए हैं उनसे आज हम 2020 की स्थिति से आगे आए हैं, जबकि एक डिसएंगेजमेंट की बातचीत की गई है। और इस परिदृश्य में प्रधानमंत्री जी और चीन के राष्ट्रपति की बैठक हो रही है। मेरा अपना मानना है कि ये एक सकारात्मक वातावरण बना है जिसके अंदर ये मीटिंग होगी, और क्योंकि वातावरण सकारात्मक है इसलिए हमें आशा करनी चाहिए कि इस मीटिंग के नतीजे भी सकारात्मक होंगे, जो कि दोनों देशों के लिए अच्छे होंगे। अब ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को आप किस तरह से देखते हैं जनरल सिंह, क्योंकि जमीन पर इससे पहले भी 21 बार कोर कमांडर्स की बैठक हो चुकी है और आर्मी को पूरी तरह से इन्वॉल्व करना होगा कि किस तरह से इसको प्रोसेस आउट करना है, दोनों के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में सहमति बनानी होगी। इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को आप किस तरह से देख रहे हैं? शायद उनसे हमारी होते के बाद इसके नट बोल्ट्स क्या हैं, इसके अंदर अलग अलग चीजें क्या हैं, वो हमारे यहाँ पर उनको दिया जाएगा और उनको लेकर सेनाओं के जो प्रतिनिधि हैं जो बैठकों के अंदर हिस्सा लेते हैं, वो दोनों देशों के प्रतिनिधि बैठकर उसके ऊपर बातचीत करेंगे ताकि उनके ऊपर चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। और मैं ये अगर कहूं कि कई बार हम लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं कि अजी डिसएंगेजमेंट हुआ है, बटन दबाएंगे सब कुछ डिसएंगेज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, समय लगता है हर चीज के अंदर। पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा सकारात्मक कदम है और इस सकारात्मक कदम के कारण अब जो मीटिंग हो रही है इतने वर्षों के बाद दोनों राजाध्यक्षों के बीच में, वो एक सकारात्मक उसका परिणाम निकलने की आशा है। जनरल सिंह, एक आखिरी सवाल आपसे। कई राजनीतिक पार्टियां देश के अंदर भी ये प्रश्न पूछ रही हैं और ये सवाल उठ रहा है कि ये जो बफर जोन क्रिएट हुआ था, अब ये पेट्रोलिंग कहां तक, क्या फिंगर 2, फिंगर 4 या फिर फिंगर 8 तक वापस पेट्रोलिंग के लिए भारतीय सेना इंसिस्ट करेगी? क्या इस पर कुछ आप बता पाएंगे? मैं समझाना चाहूंगा जो भी लोग आपसे ये बातें कर रहे हैं, एक पेट्रोलिंग लिमिट्स का एक तरीका है जो आज का नहीं है, पिछले 10 वर्ष का नहीं है, पिछले 30-40 वर्ष का है। और इसके ऊपर बकायदा सरकारें सोच विचार करती हैं, सैन्य इनपुट में लेते हैं और एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है कि हमारी पेट्रोलिंग लिमिट कहां पर होनी है। इस डिसएंगेजमेंट के अंदर मुझे पूरी आशा है कि इन चीजों के बारे में बात की गई होगी और उसके हिसाब से जैसे जैसे दोनों सेनाओं के बीच में बातचीत होती है, पेट्रोलिंग लिमिट्स के ऊपर भी बातचीत होगी ताकि पेट्रोलिंग लिमिट से एक दूसरे की जो आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो उनको पूरा कर सके और साथ ही ये जो एक सकारात्मकता है ये भी बनी रहे। जी, बहुत धन्यवाद आपका। डेप्सोंग और डेमचौक को लेकर पहले ही विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि उस पर भी समझौता हो रहा है, जो ग्रेजिंग एरियाज है वहां पर भी चर्चा हुई है। तो किस तरह से ये पूरा डिसएंगेजमेंट प्रोसेस बढ़ता है उस पर नजर रहेगी। 2 लाइन में सिर्फ आशुतोष जी आपको अपनी बात पूरी करनी होगी, 2 लाइन में सर। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआती सेंटेंस में कहा ना कि कुछ हमारे बीच में सहमति बनी है, इसका मतलब जो मिस्त्री जी, जो फॉरेन सेक्रेटरी ने हमारे कहा, उस पर एक तरीके से मोहर है, यानी भारत और पाकिस्तान, चीन के बीच में आइस ब्रेक हुई। हाँ, ठीक है।